हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक गांव दीवानपुर की है, जहां त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थीं। वह अपने गायों का दूध बाजार में बेचते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। वे हर सुबह गायों को लेकर गांव से बाहर, कभी नदी किनारे, कभी ताल और कभी जंगल में घूमा करते थे और दिन ढलते ही वापस गांव की ओर बढ़ जाते थे। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वे भूख मिटाने के लिए सत्तू, कुरमुरा, रोटी और साथ में दूध, दही, लस्सी या मट्ठा भी लेकर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खा पी करते थे। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या कुएं से पानी पी लेते थे। ठंडी के दिनों में वे भी पानी लेते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे इसे छोड़ देते थे। जब भी वे बोर होते, वे पुराने गाने गुनगुनाते थे। इसी सामान्य जीवन में वे बहुत खुश रहते थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो गए थे और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर गायों की स्थिति भी बहुत खराब थी। वे गायों को लेकर सिवान में घूम घूम कर चरने के आदी थे। वे रंभा कर आसमान से बारिश की बूंदों को छूने का आनंद लेते थे। त्रिभुवन काका की पत्नी पुवाल गायों को खिलाने के लिए उन्हें देती रहती थी, लेकिन गायें उसे देखने का भी मन नहीं कर रही थीं, मानो वह अनशन पर बैठ गई हो। पूरे दिन उसने खूंटों से इधर उधर घूम घूम कर गोबर से जमीन को खींच कर एकठी कर दी और कुछ इतनी विचारशील थी कि वह अच्छी जगह पर पैर रखकर खड़ी हो गई। त्रिभुवन काका को उसकी इस हरकत का बहुत चिंता हो रहा था। उनकी हिम्मत कमजोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। लड़के का नाम राकेश था, जो केवल 18 साल की आयु में होते हुए बहुत होशियार था। उसके घर में भी गायें थीं, इसलिए उसको इन चीजों की अच्छी जानकारी थी। दूध दही का सेवन करने से उसने गबरू जवान बन लिया था। कोई भी उसे देखकर 18 साल का बता ही नहीं सकता था। त्रिभुवन काका के सारे कामों का संभाल राकेश ने लिया। वह साथ में अपनी किताबें भी लेकर पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ाई करता था। त्रिभुवन काका बहुत खुश हो गए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और इस इलाके की जानकारी उसके पास नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंचा और जब वह घने जंगल में पहुंचा तो उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय था और राकेश को प्यास लगी थी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। उसने इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमना शुरू किया। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने पूरी तरह भीग गया था। वह हारकर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छमछम की आवाज सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस लड़की की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस लड़की ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध-बुध खो बैठा था, उसने घबराकर हमें सिर हिला दिया। लड़की आगे बढ़ी और कुएं की जगह पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लड़की ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। लड़की ने अपने अंजुली का जल राकेश के अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस लड़की के चेहरे की खूबसूरती को एकटक पिए जा रहा था। ना तो लड़की के हाथ से जल भस्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी लड़की ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था।
तो वह असहज होते हुई बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। उसके बाद उस लड़की ने प्यार भरी आवाज में कहा, गच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह लड़की बलखाती हुई जंगल में गम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह रह रह कर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमृति देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमृति देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही रामखेलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। रामखेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगले बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगाती तो कभी भी। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नजर वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चीत्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इस चैनल डर का रहस्य की अगली कहानी में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस कहानी को सुनने के लिए आपको धन्यवाद।